तो कल अभी अपन ने कुछ दिन पहले सॉलिड स्टेट के फॉर्मूले पढ़ लिए थे बहुत सारे, पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया था। तो आज अपन सॉलिड स्टेट के ही क्वेश्चन करते हैं। बोलता है प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ऑन द बीइंग हीटेड gradually first forms a turboid liquids at constant temperature and still higher temperature completely disappear। मतलब उसको हीट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक पहले गर्म होता है और फिर टर्बिड, सबसे पहले टर्बिड लिक्विड में चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड स्टिल हायर टेम्परेचर टर्बिडिटी कंप्लीटली डिसअपियर्स। तो इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड सॉलिड क्रिस्टल बोलते हैं उनको। ग्लास वगैरह जो थे, मतलब जो क्रिस्टल ग्लास वगैरह थे वो सब होते हैं। लेकिन ये बहुत पुराना एक क्वेश्चन है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब याद रखो तो रख लो कि पहले टर्बिड लिक्विड में बदलेगा अगर उसको हीट कर रहे हैं तो, और बाद में वो बहुत लंबे टाइम बाद में अपनी टर्बिडिटी को खोता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। पहले था, अब नहीं है। लेकिन शुरुआत से जब से मेडिकल एग्ज़ाम स्टार्ट है तब से मेरे को उस टाइम के, मतलब 1993 से पहले MCQ शायद नहीं हुआ करते थे, उसी से मैंने शुरुआत कर ली है। ग्लास क्या था, तो ग्लास तो आपको पता है ना, सुपरफिशियल सुपर कूल्ड लिक्विड है। NCERT में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। जो ग्लास होते हैं ना पुरानी दीवारों के, वो नीचे से ना कुछ टाइम बाद में बह करके मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ना इसमें ग्लास में जो है ना लिक्विड का कैरेक्टर मिलता है, मतलब लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी मिलती है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये होता है सुपर कोल्ड लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि कांच को अगर गर्मी मिलेगी ना तो पानी की तरफ बह जाएगा, लिक्विड की तरफ बह जाएगा, ठीक है। अगला है मोस्ट क्रिस्टल सो गुड क्लीवेज बिकॉज। क्रिस्टल को अगर चाकू से काटेंगे ना तो वो अच्छे से कट जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसका एकदम अच्छे से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो उसका जो कटिंग वाला प्लेन बनेगा ना वो भी एक अच्छे से अरेंजमेंट वाला बनेगा। तो उसका अरेंज्ड प्लेन या अरेंज्ड पार्टिकल होते हैं, मतलब जो उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है ना, पार्टिकल्स अच्छे से अरेंज होते हैं इसी वजह से। अगला क्वेश्चन बोलता द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एज्यूम टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। अब ये आपका क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म का। मतलब कि अगर कोई है ना एक चीज़ है उसके बहुत सारे रूप में मिलते हैं, जैसे सल्फर का मिलता है अल्फा बीटा मतलब फॉर्म वगैरह में मिलता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगला है, ये सारे क्वेश्चन पुराने हैं, आने के बहुत रेयर चांसेस हैं, फिर भी करवा रहे हैं आपको। कैटायंस एंड एनायन कंबाइन इन अ क्रिस्टल फॉर्म टाइप ऑफ कंपाउंड। अब कैटायन और एनायन Na+ और Cl- मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक सॉलिड बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बोलता है दो आयनिक सॉलिड है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है और एक पोटेशियम आयोडाइड है। द रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होगा, पहली बात ये है। दूसरा है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी की बात करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि लेटिस एनर्जी अपन लोग पढ़ भी चुके हैं। वो होती है चार्ज अपॉन साइज, जिसमें से चार्ज मेन फैक्टर होता है। तो कैल्शियम ऊपर +2 चार्ज है और पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो कैल्शियम की ज़्यादा होगी, सही बात है, ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि लेटिस एनर्जी के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और लेटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज होती है और चार्ज मेन फैक्टर होता है। चार्ज अगर सेम हो तब साइज पे जाते हैं। अब बोलो, अब अगर लेटिस एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है वो अच्छा आयनिक सॉलिड है, और जो अच्छा आयनिक सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो कैल्शियम ऑक्साइड का हाई है, तो इसका तो लो ही होगा, अपने को रॉन्ग ही बताना था, तो KI का नहीं होगा। वैसे इसको फाजान के रूल से भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो। आयनिक का ज़्यादा होता है और कोवेलेंट का कम होता है। अब इसमें से आयनिक कौन है कोवेलेंट कौन है, उसके लिए अपन लोग फैजान रूल में छोटा कैटायन बड़ा एनायन बोलते थे। छोटा कैटायन बड़ा एनायन, ठीक है, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल पढ़ी थी अपन ने,
अपन बोले थे घड़ी आती है CT की और आती है HMT की। इसको फटाफट कैसे काम में लेता है, इसमें नो कट, ठीक है, नो कट, एक कट, दो कट, यस, ABC में 2 कट थे, याद है आपको, याद आया, और वो दिया हुआ भी है। और अपन बोले थे स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं ना, 4 होते हैं, उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर होते हैं और 3 में तो 90 के बराबर होता है। ये टेबल भी अपन ने याद कर ली थी, थी तो टेबल से डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आ गया था। अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको डायमंड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि डायमंड की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लिखाई थी कि डायमंड का Z कितना होता है, डायमंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, डायमंड की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको लिखाई थी। तो डायमंड के बारे में मैंने आपको जब लिखाया था तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 लिखाया था, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कार्बन एटम पर यूनिट कितना होता है, Z इसका 8 लिखाया था, याद है, डायमंड का फॉर्मूले लिखाए थे तब। इसका A भी लिखाया था 8R/√3 और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 4 और पैकिंग एफिशिएंसी होती है 34%। ये सारी बातें डायमंड के बारे में बताई थी, तो इसका आंसर जाएगा 8। पर एटम यूनिट वो सेल, मतलब कि Z पूछ रहा है। बोलता है FCC सेट, FCC है, ठीक है। और आगे बोलता क्या है अपने को कि एक यूनिट सेल आगे कितनी यूनिट सेल को टच करेगी। तो एक यूनिट सेल आगे कितनी यूनिट सेल को टच करेगी, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक यूनिट सेल दूसरी यूनिट सेल को कितने को टच करती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अपन ने पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक के लिए था। अपने को यहाँ FCC का पूछ रहा है तो यहाँ इसका हो जाएगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो इसके 6 फेस होते हैं तो 6 आ जाएगा, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा है, इक्वली पूछा है। इक्वली कितनी सेल्स को टच करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर में तो कितनी को टच करती है वो पूछते हैं, तो इक्वल कितनी को टच करती है। तो इसका आंसर जाएगा ये, क्योंकि इक्वली 6 फेस होते हैं। FCC का मतलब हो गया फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर होता है और एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो 6 को तो बराबर टच करेगी और बाकी वालों को बराबर टच नहीं कर पाएगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 8 होता है। लेकिन बराबर टच कितने को करती है, 6 को करती है। तो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता जिंक है मेल्ट स्टेट इन सॉलिड स्टेट, SCP स्ट्रक्चर। जिंक की SCP स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, SCP स्ट्रक्चर है। तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, ठीक है। तो नियरेस्ट एटम का मतलब है कि बस अब इतने इसने ये पूछ लिया कि कितनों को टच करेगा। इसने ऐसा कभी नहीं बोला कि इक्वली टच वगैरह, ऐसा कोई वर्ड काम में नहीं लिया है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड काम में नहीं लिया, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो है अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था 6, 8 और 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। इक्वली टेस्ट करता तब बात अलग होती। बोलता है FCC क्रिस्टल है, हाउ मेनी एटम्स ईच यूनिट सेल। हाउ मेनी एटम का मतलब है Z पूछा है, इजी क्वेश्चन है, तो इसका Z होता है 4। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम कंटेन्स FCC यूनिट सेल मोनोएटॉमिक सबस्टेंस इज। क्या पूछा आपने कोई, सिंपल फिर से वही Z पूछ लिया इसका, यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। मोनोएटॉमिक सबस्टेंस मतलब कि एक यूनिट में कितने पार्टिकल आ सकते हैं, जो वो क्यूब बनता था उसका, मतलब Z ही पूछा है इससे। अगला है 2019 का, बोला एक कंपाउंड है उसमें A और C है, चलो C है और A है। बोलता है एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP में जाता है। तो SCP पार्टिकल का नंबर मान लेते हैं Z है, ठीक है। कैटायंस और एनायन, कैटायन मतलब ये C, ठीक है, और कैटायन C है और एनायन A है। तो कैटायन कहाँ जा रहा है, 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब मैंने बताया था आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होती है ना वो Z के बराबर होती है, और टेट्राहेड्रल वर्ड जो होती है ना वो Z की डबल होती है। तो ये हो गया Z मतलब इसका जितना भी एटम नंबर होगा वो, और उसका 75%, 75/100। और A कहाँ जाएगा, ठीक है, A जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो A जाएगा हेक्सागोनल पैकिंग में, तो Z में जाएगा। Z तो इस दोनों में कॉमन आके कट गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और 75 मतलब इसका हो जाएगा 3/4, तो C 3/4 और A
1। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो C3A4, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपको टेबल करवा चुका हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो मैंने पूरी टेबल बताई थी आपको वहाँ फॉर्मूला की कि फ्लोराइड में, एंटी फ्लोराइड में आप कैसे है जो चीज़ों को काम में लेते हो, याद कैसे करते हो। तो अपन 3 तो याद किए थे, चौथा वाला उसका उल्टा किया था। ये फ्लोराइड है, अपन एंटी फ्लोराइड को याद किए थे। एंटी फ्लोराइड कौन था? Na2O था। तो यहाँ पर अपने को पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं कैटायन से। यहाँ सोडियम है, एंटी फ्लोराइड की स्ट्रक्चर है, पहले इसका निकालेंगे फिर उसका उल्टा करेंगे। सोडियम था, और सोडियम कहाँ गया था? टेट्राहाइड्रल वॉइड में गया था, ठीक है। टेट्राहाइड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 था। और यहाँ सोडियम 1 था, ऑक्सीजन 1, सोडियम 2 थे और ऑक्सीजन 1 था, तो 4:8 आया था कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? एंटी फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड का कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 8:4। ये 4:8 था तो उसका उल्टा हो गया, और अपन फॉर्मूले में याद भी किए थे। अगला बोलता है आयनिक रेडियाई A एंड B इज इतना एंड इतना, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AB। रेडियाई दिया है, आपको पता है R+/R-, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो, ठीक है। तो A+ की रेडियस कितनी दी है? 0.98 इंटू 10⁻−10, ठीक है, अपॉन 1.18 इंटू 10⁻−10। ये सब कुछ कट करके आप इसको कट कर दोगे, आराम से कट हो जाएगा। तो ये आएगा 0.5, क्योंकि ये करीब इसका डबल है। नीचे वाला करीब, ऊपर वाला करीब 100 है और नीचे वाला 200 है, अगर ऐसे मानोगे तो कट के 1/2 आ जाएगा। 1/2 यानी 0.5। अब ये रेडियस रेशियो किस रेंज में आ रहा है? रेडियस रेशियो आ रहा है 0.414 से 0.732। रेडियस रेशियो की टेबल याद की थी, सबसे शुरुआत इसी से की थी, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6 था, याद करो। तो रेडियस रेशियो से टेबल 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको फालतू की एक भी चीज़ नहीं कराइए। बोलता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है पर एटम? तो मैंने अभी बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जेड के बराबर होती है, मतलब जितना जेड होता है उतनी वही होती है। तो अगर जेड 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1 होगी, मतलब कि अगर यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड पूछता ना तो उसकी डबल हो जाती, 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा ही वही है आपसे, ठीक है। अगला बोलता है मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP का बनता है, ठीक है। यूनिट्स मिक्स्ड ऑक्साइड कंपोस्ट ऑक्साइड आयन 1/4 ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। एक मेटल है A, वो कितना करता है? 1/4 करता है, किसका ऑक्यूपाइड करता है? टेट्राहाइड्रल वॉइड का, ठीक है, टेट्राहाइड्रल वॉइड का 1/4। ओके, अब टेट्राहाइड्रल वॉइड कितनी होती है? जेड की डबल होती है, जितना भी जेड होगा उसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी कहाँ से आता है? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बी से होती है। अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बी से होती है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड किसके बराबर होगी? जेड के बराबर होगी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे इनको, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अब आप इनको अगर सॉल्व भी करते हो तो आसानी से जेड तो कॉमन आके कट जाएगा, तो ये जाएगा A 1/2 B, और A और B का रेशियो आएगा 1:2, ठीक है। तो A और B में क्या रिलेशन आ रहा है? 1:2, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनके एटम से उनको मल्टीप्लाई करना होता है जेड से, और ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल वॉइड का रिलेशनशिप। अगला बोलता है सॉलिड कंपाउंड XY NaCl स्ट्रक्चर, NaCl जैसी स्ट्रक्चर है इसकी। अब अगर इसकी NaCl जैसी स्ट्रक्चर है तो NaCl का अब पूछ क्या रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। कैटायन की रेडियस इतनी है तो एनायन की रेडियस इतनी होगी। तो रेडियस रेशियो का सवाल आ गया फिर से 2011 में, R+/R-। सोडियम क्लोराइड का है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है, उस टेबल से पढ़े थे जो बड़ी वाली टेबल थी, ठीक है। उसका रेडियस रेशियो होता मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का रेडियस रेशियो का रेंज ये रहा, तो इसके बीच का ले लो आप 0.5, ठीक है। 0.5 मतलब कि 1/2, तो 0.5 या 0.414 कुछ भी ले लो आप, आराम से इसको रखोगे। आपको किसकी रेडियस दे रखी है? कैटायन की दे रखी है, एनायन की पूछ रहा है, तो 0.414 आपको पता है होता है, और मैक्सिमम कितना होता है? 0.732। तो कुछ भी रख के देख लो, ऑल ओवर इसके बराबर की चीज़ आनी चाहिए।
तो इसके बराबर की चीज़ मतलब कि इससे जस्ट डबल से हल्की सी ज़्यादा, तो वही आपका आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ऐसे दूर दूर लिख दो। बोलता है क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच एक्स एटम एट कॉर्नर, क्यूब के कॉर्नर पे जाता है। ठीक है, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपको पता हो तो 1 होता है, क्योंकि एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट जाता है और 8 ही कॉर्नर होते हैं। ठीक है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है और 8 ही कॉर्नर होता है। तो एक कॉर्नर पे अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट जा रहा है तो उसका वैल्यू 1 आएगा, x1 हो गया। और y कहाँ जा रहा है, फेस सेंटर पे, फेस के सेंटर पे। तो फेस के सेंटर पे अगर एटम की बात करें तो फेस के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल जाता है तो 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, कितना, 1/2 और टोटल फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, दो चीज़ों फेसों को आप मिलाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो भी पोजीशन बोली ना उसको छुपाने के लिए कितने वैसे के वैसे सॉलिड चाहिए आपको। जैसे कॉर्नर पे कोई चीज़ रखी है, जैसे इसमें बोला था, तो कॉर्नर की चीज़ को छुपाने के लिए आपको 8 क्यूब चाहिए होंगे, पहले 4 नीचे फिर 4 ऊपर, तब उसका कॉर्नर छुप पाएगा। लेकिन फेस को अगर छुपाना है तो कितने चाहिए आपको, 2 ही क्यूब चाहिए। तो ये 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3, अगला क्वेश्चन बोलता है ए कहाँ जाता है, एवरी कॉर्नर पे। ये तो वापस वही रिपीट हो गया 2000 और 2004 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ने इतने क्वेश्चन किए हैं। आज मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं आपको। 10 तारीख के बाद में मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, क्योंकि 10 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है तो मैं थोड़ा कम फ्री हूँ। ठीक है, बाद में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और वीडियो की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी डेली।